नमस्कार, मैं हूं रवीना टंडन। वक्त हो गया है गुड न्यूज टुडे पर आपको देश की बात सुनाने का। कोई काम शुरू करने के लिए सबसे जरूरी होती है इच्छा शक्ति। अगर इच्छा शक्ति है तो पैसे और संसाधनों की कमी आड़े नहीं आ सकती। एक बार ठान लिया तो फिर एक नहीं, सैकड़ों हजारों लोगों की मदद की जा सकती है। लाखों करोड़ों का कारोबार खड़ा किया जा सकता है। आज देश की बात में ऐसे ही कॉमन मैन की कहानियां दिखाऊंगी जो समाज के लिए मिसाल बन गए हैं। जब फौज में थे तो देश की सरहद पर मुस्तैदी से डटे रहे। पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल की जंग भी लड़ी। फिर रिटायर हुए तो गांवों के नौजवानों को फौज में जाने की ट्रेनिंग देने लगे, वो भी अपनी पेंशन के खर्चे पर। ये इंस्पायरिंग स्टोरी है पंजाब के फरीदकोट में रहने वाले गुरदीप सिंह। आज आलम यह है कि इस रिटायर्ड फौजी के पास 100 किलोमीटर दूर तक बसे गांवों के गरीब लड़के लड़कियां ट्रेनिंग के लिए आते हैं, जिन्हें जमकर पसीना बहाने के बाद दूध बादाम भी मुफ्त दिया जाता है। मैं सर आर्मी में 1995 में 2195 को भर्ती हुआ था। ठीक है, उसके बाद मेरी पूरी जॉब है जो 14 सिखलाई की है। 14 सिखलाई में मैंने आर्मी का कमांडो कोर्स किया, वारंटी कोर्स जो वारंटी कोर्स किया, आवास को हाई अल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल वार स्कूल किया। और उसके बाद में मेरी पूरी नौकरी है जो 14 सिखलाई में घातक की है कमांडो की। और फौज में मैं आर्मी जवानों को ट्रेनिंग दिया पीटी का। उसके बाद में मैंने 2013 में रिटायरमेंट हो गया। 2013 रिटायरमेंट होने के बाद में तो कुछ गांव के हालात आकर देखे। कुछ गांव के बच्चे थे जो बेचारे खाली घूम रहे थे और अपना सड़कों को भाग रहे थे, उनको कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं था। ठीक है ना। जैसे ही मैंने देखा धीरे धीरे करके कि चलो मैं खुद रनिंग करने लिए जाता था। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैं कुछ बच्चे मेरे साथ जुड़ने लग गए तो वो बोलते हैं सर हम भी आपके साथ रनिंग करने के लिए जाया करेंगे। तो मैं ठीक है भाई, बच्चे अगर चल रहे हैं तो मेरे साथ ये मोबाइल वगैरह बंद कर लो और मेरे साथ रनिंग के लिए जा सकते हो। उन्होंने रनिंग करना शुरू किया। पहले 2 बच्चे मतलब रनिंग करने के लिए, फिर 3 हो गए, 3 से 4 हो गए। पहली बार एक ही बच्चा अपना आर्मी में भर्ती हुआ तो वो बोलता है सर हमारे गांव का यही स्कूल है, भी एक ही बच्चा भर्ती होता है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं है। अगली बार नेक्स्ट टाइम हमने 11 बच्चे भर्ती कराए, उसके बाद 25 बच्चे भर्ती हो गए। अब तक कम से कम मेरे ख्याल में जैसे आर्मी ज्वाइनिंग के बाद में कम से कम 600 के करीब बच्चा हो गया होगा भर्ती तो मेरे पास से। तो हजारों के करीब जो ट्रेनिंग लेके चला गया, जो कुछ किसी कारण जहाँ हाइट में रह जाता है, जहाँ बच्चा कोई मतलब पढ़ाई में कमजोर रह जाता है, या किसी को मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है, वो उसी की वजह से भर्ती नहीं हो पाया। बाकी जितने भी 2000 मतलब मैं 9 से ट्रेनिंग दे रहा हूँ। उस आर्मी से जब छुट्टी आता था तब ट्रेनिंग देता था, लेकिन 2013 की भर्ती रिटायरमेंट होने के बाद में मैं कंटिन्यू गांव में ट्रेनिंग दे रहा हूँ। लेकिन कंटिन्यू मैं 2013 से जैसे ही कंटिन्यू बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। जितने भी बच्चे बैठे हैं आज अगर कोई भी एक भी बच्चा बोल दे भी भाई साहब ने हमारे से रनिंग करवाने का एक भी पैसा लिया तो मैं देनदार हूँ। किसी बच्चे से ट्रेनिंग करवाने का एक भी पैसा नहीं लेता और फ्री ट्रेनिंग देता हूँ उसकी। मैं अपनी तनख्वाह से जैसे भी तनख्वाह आती है सर
मान लो तनख्वाह आती, कभी जब बच्चे कोई दिन चुन लेते हैं, हम संडे को या कभी भी बैठते हैं तो दिन दूध या केले या कुछ ना कुछ बना लेते हैं। तो कभी कभी बीच में बच्चों का कुछ बर्थडे वगैरह आ जाता है, या बच्चे कुछ बोल देते हैं खाने का मन है, या किसी का कोई फंक्शन आ जाता है, कोई पार्टी करना चाहता है। कई बच्चे ऐसे हैं जिसको कोई घर में खुशी होती है तो वो बोल देते हैं सर मैं खुशी से पार्टी करना चाहता हूँ। तो ऐसे मिलजुल के सब काम चला रहे हैं। जो डाइट है वो आप अपनी तरफ से दे दें? हाँ जी, तो जितना भी हो सकता है मैं इनकी हेल्प कर रहा हूँ। जो कई बच्चे ऐसे जो गरीब घर से हैं, जो कुछ नहीं ले सकते, किसी को बादाम दे दिए, या किसी को ज़्यादातर काले छोले देते हैं लेके, काले छोले इनको दे दिए। या किसी पहले बच्चा था जो बोलता था भी सर मैं काले छोले तो खाता नहीं, दूध पीता हूँ, तो उसके लिए कुछ दूध लगवा देते थे। कोई लड़कियां जो हैं वो ये नहीं समझती भी हम किसी से कम हैं, वो लड़कों से ज़्यादा जो से मेहनत लगाती। ਸਰ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਫੁੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆ ਨਵੀਂ, ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਨਾ ਇਕੱਠੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਹੁਣ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਢਾਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 6ਵਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਈਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਰੇਸ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ, ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਹਨਤ ਲਗਾਉਣਾ ਬਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਜੰਪ ਲਗਾਉਂਦਾ ਬਾਈ, ਲੌਂਗ ਜੰਪ ਹੋ ਗਈ, ਰੇਸ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਫ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੰਪ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਡਲ ਵਾਲੇ ਜੰਪ ਹੋ ਗਈ, ਹਡਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਰੱਸੇ ਚੜ੍ਹਨ, ਰੋਪਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ, ਕੋਲੋਂ 4 ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦਾ ਭਰਤੀ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਲਾਮਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੇਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਈ 8-9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਭਰਤੀ ਉਹਨੂੰ। पहले तो हमारे जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे ट्रेनिंग देते थे, उसके बाद में जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। तो तब तक के लिए हमने 2 भाइयों ने जो मकान लिया था, मकान के लिए जगह ली थी, तो उसने अभी दूसरे भाई ने अभी मकान डाला नहीं है, तो किसी जगह खाली पड़ी थी। मैंने ये सोचा जब तक दूसरा भाई मकान नहीं डालता था तब तक के लिए इधर क्यों ना बच्चों को कुछ ट्रेनिंग दे दिया करे। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਈਟ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੋ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਹਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਈਟ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਛੋਲੇ ਹੋ ਗਏ ਵਗੈਰਾ, ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਕੇਲੇ। ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ। अब आपको मिलवाते हैं शिमला के
सरबजीत सिंह से, जो कि बॉबी वेला नाम से लोकप्रिय है। बरसों से समाज सेवा कर रहे सरबजीत शिमला के IGMC हॉस्पिटल में मुफ्त लंगर की सुविधा चला रहे हैं। इसके साथ ही वो मरीजों के तीमारदारों को मुफ्त कंबल और बेडिंग की सुविधा भी देते हैं। सरबजीत लंबे समय से फ्यूनरल वैन चलाकर भी लोगों की सेवा करने में जुटे हैं। जिसने खुद आर्थिक तंगी को झेला हो वही दूसरों के दुख दर्द को समझ सकता है। दूसरों की सेवा करने में जो सुख मिलता है उसका जीता जागता उदाहरण है सरबजीत सिंह। सरबजीत सिंह पिछले 8 सालों से लगातार शिमला के सबसे बड़े अस्पताल IGMC में फ्री लंगर सेवा है वो चला रहे हैं। मेरा नाम सरबजीत सिंह बॉबी। लगभग आज से 8 साल पूर्व 2014 में 25 अक्टूबर को ये लंगर शुरू हुआ था। 8 साल पूरे हो चुके हैं सेवा के और हमें बड़ी खुशी है कि जिस मकसद से ये सेवा शुरू की गई थी वो मकसद पूरा हुआ और हज़ारों ही लोगों को सारे दिन का यहाँ पर खाना मिलता। और अभी हमने 2 दिन पहले ही रात्रि लंगर भी शुरू किया 11 बजे से 1 बजे तक। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक चाय बिस्किट ब्रेड का लंगर लगता है। शाम का लंगर जो है वो 6:30 से 9:30 बजे तक और दिन का लंगर 11 बजे से 3 बजे तक यहाँ पर रोज़ाना लगाया जाता है। और रोज़ लगभग 2000 से लेकर 3000 पेशेंट्स और अटेंडेंट्स के लिए ये लंगर लगाया जाता है। और बड़ी खुशी की बात है कि ये सेवा कोविड के दौरान भी बंद नहीं हुई, तब भी ये लगातार चलती रही और हज़ारों लोगों को इसका फ़ायदा हुआ। तब हम पैकेट्स में ये खाना मुहैया करवाते थे। उसके अलावा हमारी फ्री एम्बुलेंस सर्विस भी है, डेड बॉडी वैन सेवा भी है, रोटी वैन भी है। बहुत फायदा मिलता है। कितना पैसा लगा था दिन का, भूखे मरे थे हम लोग, भूखे मरे थे। बहुत ही फायदा मिल रहा है, इससे कितना चाहिए। अब देखो दवाई भी वैसे मिली जाती है, तो दवाई के लिए पैसा बड़े मुश्किल से होते। खाने पीने के लिए जो बहुत मिलता है, यहाँ पर चाय मिलती है, ब्रेड बन मिलता है और खाना मिलता है दोनों टाइम। सब्जी अच्छी बनती है, रोटी सब चीज अच्छी है, बहुत ही अच्छी सेवा हो रही है। कंटिन्यू रहता है, सुबह दूध मिलता है, ब्रेकफास्ट में दलिया मिलता है, दिन को लंगर रहता है, शाम को भी ऐसा चला रहता है। 1998 में मैंने डेड बॉडी वैन की सेवा शुरू की और वो डेड बॉडी वैन की सेवा की भी एक अलग ही कहानी है कि शिमला की एक संस्था ने वो एक डेड बॉडी वैन ली और शिमला का जो शमशान घाट है वो शहर से काफ़ी दूर था और दूर होने के कारण अब लोग नहीं जाते थे उसको कंधों में उठाकर लेकर जाना। तो मैंने वो जब सेवा देखी तो बड़ा चाह हुआ कि इस गाड़ी को तो अब मैंने चलाना है। तो मैंने संस्था से आग्रह किया कि आप कृपया करके मुझे उसकी एक चाबी दे दें और जब भी आपका ड्राइवर अवेलेबल ना हो या शाम को जब वो 5 बजे के बाद ड्यूटी ऑफ करके चल जाए तो 5 बजे से सुबह 9 बजे तक वो मैं चलाऊंगा। और उस सेवा को मैंने 98 में शुरू किया और आज तक चला रहा हूँ। – 2014 में जब ये लंगर शुरू हुआ था तो केवल मात्र 90 स्क्वायर फीट एरिया था और कैंसर के मरीजों के लिए हमने शुरुआती तौर पर किया था। दाल चावल का लंगर लगता था, लेकिन शुरुआती तौर पर जब बहुत सारे कैंसर के मरीज जो रोटी खाना चाहते थे हम उनको चावल ऑफ़र करते थे तो वो खाना छोड़कर चले जाते थे। तो ऐसे ही एक दिन एक स्कूल की प्रिंसिपल आई और उसने ये सब कुछ जब देखा तो उसने मुझसे पूछा कि आप रोटियां क्यों नहीं देते। तो मैंने बताया कि जगह की कमी के कारण हम रोटियां नहीं बनाते।
तो उन्होंने एक आइडिया दिया कि क्यों नहीं आप हमारे कॉलेज में आएँ और हमारे कॉलेज से हम आपको हर शुक्रवार को रोटियां दिया करेंगे, पूरा स्टाफ और पूरे बच्चे लेकर आया करेंगे। तो एक आइडिया परमात्मा द्वारा 2015 में मिला। उसके बाद ये कंसेप्ट को हमने बहुत सारे स्कूलों में जाकर अडॉप्ट किया और बच्चों को आग्रह किया कि अपने लंच के साथ एक एक एक्स्ट्रा रोटी लेकर आते रहें और वो रोटी लंगर तक हम पहुंचाएंगे। तो सबसे पहला स्कूल हमारा जो यहाँ का एक कॉन्वेंट स्कूल जुड़ा, उस स्कूल ने जब हमारे इस कंसेप्ट को सुना तो उसने हफ्ते में 2 दिन अपने मान लिया। तो आप सोचिए 1800 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और 1800 बच्चे जब हफ्ते में 2 दिन, हम तो मिनिमम 1 रोटी मांगते थे, बहुत सारे बच्चे 1 से ज़्यादा रोटी लेकर आना शुरू हो गए और वो रोटियां बढ़ती चली गई। आज लगभग 30 स्कूलों से हमें रोटी आती है और लगभग 32,000 बच्चे हर हफ्ते हमें रोटियां देते हैं और हमारे 40 रोटी बैंक पूरे शिमला में लगे हुए हैं जहां से रोटियां आती हैं। ये जितनी भी रोटी लोग खा रहे हैं ये लोगों के घरों से आई हैं, हम एक भी रोटी नहीं बनाते हैं। बहुत अच्छा जी, बहुत बड़ी नाइस है, बहुत अच्छी बजी है। जिसके पास पेशेंट आते इतने यहाँ पे, उनके साथ लोग आते हैं, बेचारे के पास पैसे नहीं होते उतने ज्यादा, बाहर खर्चा करने के लिए नहीं होते हैं पैसे, तो यहाँ बहुत फायदा हो रहा है उन लोगों को। मैं भी आई हूँ, आज फर्स्ट टाइम आई हूँ, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, खाना देख के अच्छा लग रहा है, सब खा रहे हैं। एक तंगी का एक दौर था, वो स्कूल के दौरान ही शुरू हो गया था। तो बड़ी अर्ली स्टेज में मुझे स्कूल भी छोड़ना पड़ा और अपने कारोबार को अपने फादर के साथ संभालना पड़ा। लेकिन भगवान ने बहुत कृपा की, क्योंकि ये सब कुछ उसकी कृपा के द्वारा ही होता है। तो मुझे 12-13 साल की उम्र में ही अपना बिजनेस संभालना पड़ा और बड़ी मेहनत कर एक बहुत अच्छा बिजनेस इस्टेब्लिश किया। जो एक जूते की दुकान थी उसको लगभग 3-4 जूतों की दुकानों में तब्दील किया। लेकिन बहुत आगे चलकर ये रियलाइज़ हुआ कि ये मकसद नहीं था, मकसद कुछ और था। और मकसद था कुछ हटकर करना, समाज के लिए कुछ हटके करना। लावारिस बॉडियां हैं, उनको भी बड़े अनह्यूमन वे में यहाँ से क्रिमेट करने के लिए जाया जाता था, क्योंकि शिमला म्यूनसिपल एरिया में पूरे शिमला डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी डेड बॉडीज़ हैं वो आईजीएमसी शिमला में आता है, फिर उनका पोस्टमार्टम होता है। जैसे कुछ डेड बॉडीज़ जंगलों में पाई जाती हैं, कुछ नदियों में, नालों में, और जब वो हम तक पहुंचती हैं तो वो लगभग 15 दिन पुरानी हो चुकी होती हैं और बिल्कुल डीकम्पोज्ड हालत में होती हैं। तो जब मुझे पता चला कि वो एमसी उनका क्रिमेशन बड़े ही एक अनह्यूमन वे में करती है, तो हमने उस सेवा को संभाला। अपने धार्मिक स्थानों की थोड़ी सी फंडिंग कम कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपके फंड्स का अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और बहुत सारे धार्मिक स्थानों को बार बार तोड़कर बनाया जा रहा है। तो सही डोनेशन अगर आपने करनी है तो केवल अस्पतालों में कीजिए। बहुत सारे अस्पतालों में, गांव के अस्पतालों में एक बीपी चेक करने वाली मशीन भी मौजूद नहीं होती। तो आप सोचिए वहाँ कैसे उन लोगों को इलाज मिलेगा। अपने अपने धार्मिक स्थानों पर हम कभी सोना चढ़ा रहे हैं, कभी मार्बल और कभी ग्रेनाइट लगा रहे हैं, जहाँ पर उसकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन भगवान ये नहीं कहता कि एक व्यक्ति बाहर भूखा मर जाए और एक व्यक्ति वहाँ पर सोने से नहाए। मैं ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाता हूँ और लगभग एक रिकॉर्ड है कि 25,000 यूनिट रक्त इकट्ठा करके हिमाचल के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी को हमने दिया है। कि अपने लिए तो जानवर जीते हैं, दूसरों के लिए जीना इंसानों के पास है। दूसरे की अगर पीड़ा हमें दिखाई नहीं देती तो जानवर में और हमारे में कोई भी फर्क नहीं है। ऐसे कार्य किए जाएं तो बिना भेदभाव के सरकारों को भी चाहिए कि संस्थाओं की मदद करें और जब वो कोई काम कर रहे हैं तो उनको करने दिया जाए। उसमें अड़चनें तो बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए और सरकार को ये भी चाहिए कि उनसे आकर कभी कभार पूछ भी ले कि उनको शायद किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। कामयाब लोगों को देखकर हर कोई प्रभावित होता है, उनके जैसी शोहरत पाना चाहता है, लेकिन हर किसी के लिए ये आसान नहीं होता। साधारण परिवार में जन्मे व्यक्ति जब कामयाबी की ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो उसके पीछे कड़ी मेहनत होती है, जज्बा होता है, कुछ करने का जुनून होता है। इसी की मिसाल है
पुणे के सुखदेव शर्मा। 1999 में एकेडमिक विशनरी सुखदेव शर्मा ने एक ग्रुप की नींव रखी और बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की मुहिम में जुट गए। आज इस ग्रुप को उनके बेटे पंकज शर्मा और परिवार के दूसरे सदस्य चला रहे हैं। इस एजुकेशन ग्रुप की शुरुआत एक बिल्डिंग में सिर्फ 19 बच्चों से हुई थी, पर आज इनके स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स में लगभग 15,000 छात्र पढ़ते हैं। जिंदगी जब स्टार्ट हुई और पढ़ाई जो थी वो खत्म हुई, तो मुझे कभी भी ऐसा लगा कि जॉब नहीं करना है। मुझे लगा कि मुझे कोई बिजनेस करना है। सवाल उठता है कि कौन सा बिजनेस? एक्सपीरियंस तो है नहीं, पैसे भी नहीं है, बट किसी तरह मेरे फादर एक बुक्स की कंपनी में काम करते थे। मैं वहां पहुंचा और मैंने कुछ किताबें उनसे खरीदी जो मैं आगे जाके कहीं पर बेच सकता था। एक साइकिल थी मेरे पास, साइकिल पर मैं निकला और मैं वो किताबें बेचने लग गया। मैं और मेरे साथ मेरा भाई, दोनों हम जाते थे, साइकिल पर जाते थे और किताबें बेचते थे। बेचते बेचते थोड़ा सा पैसा आ गया। फिर कुछ महीने बाद ऐसा लगा कि अब समय आ गया है कि मोटरसाइकिल खरीदी जाए। जब मोटरसाइकिल खरीदी तो लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई, क्योंकि अब दूर दूर हम मोटरसाइकिल पर, पूरा महाराष्ट्र हम मोटरसाइकिल पर जाते थे और किताबें बेचते थे। आगे 2 बंडल हुआ करते थे किताबों के, और बीच में 2 बंडल में अपने पैर पे रख के, और हम लोग ट्रैवल करते थे, कभी कोल्हापुर, कभी शिरडी, कभी कहाँ, कभी नागपुर तक हम लोग बाइक पे विद अ हॉल्ट ऑफ 1 दिन के हॉल्ट के साथ फिर हम लोग ट्रैवल करते थे। तो कभी उस वक्त ये जहन में आया नहीं था कि कि आज एक बाइक है तो कल वो मर्सिडीज होगी। कभी स्कूल में जाते थे और प्रिंसिपल के केबिन के बाहर हम दोनों भाई घंटे जब वहां बैठते थे, तब हमेशा ऐसे लगता था कि किसी दिन ऐसा एक स्कूल बनाएंगे। ये है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़ाते हो, लेकिन बच्चों को ये कहाँ सिखाते हो? कौन सा ये स्कूल है जो ये सिखाता है कि आपको एक अच्छा इंसान होना चाहिए, आपको एक लोगों की इज्जत करनी चाहिए, आपको लोगों से प्यार करना चाहिए? ये कोई स्कूल नहीं सिखाता। और जहाँ हमें ये लगा कि हमें ये सिखाना चाहिए, दैट्स व्हेन हमको ये लगा कि एक स्कूल हमारा अपना होना चाहिए। हम दोनों भाई, मेरे फादर, हम तीनों एक बैंक में गए। बैंक में जाके लोन लिया, बड़ी मुश्किल से लोन मिला और हमने स्कूल स्टार्ट किया। स्कूल जब स्टार्ट किया, लेक्सिकन इंटरनेशनल स्कूल स्टार्ट किया। बड़ा अच्छा स्कूल, बड़े अच्छे लेवल का स्कूल, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि नाम नहीं था, जान पहचान नहीं थी, लोगों ने कभी सुना नहीं था, ब्रांड नहीं था, बच्चे बहुत कम आए और हमारी EMIs बढ़ती गई। स्कूल तो खोल लिया, लेकिन जितने बच्चे आए उससे हमारे खर्चे नहीं चलते थे। फाइनली हम सब ने एक साथ बैठ के जब एक डिसीजन लिया, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने गहने बेचें, क्योंकि हमने एक प्रण लिया था और उस प्रण को पूरा करने के लिए जो भी कुछ करना पड़े, चाहे किसी भी हालत में हम रहें, हमको इस प्रण को पूरा करना था। मेरी वाइफ आई, उन्होंने ज्वाइन किया, वो स्कूल को देखने लग गई। मेरे भाई, उनकी शादी हुई, उनकी वाइफ हुई, हम सारे मिलकर जब हम एक चीज में पड़ गए, एजुकेशन में पड़ गए, तो थोड़ी तरक्की दिखने लगी। EMIs भरने लगे हम अपने पैसों से, स्कूल के पैसों से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें ठीक हो गई। हम सब हमेशा इसी चीज के लिए बात करते थे, डिस्कस करते थे कि हमने इस चीज को स्टार्ट किया है और इसको एक अच्छे मुकाम पे लेके जाना, क्वालिटी देना, बच्चों में वैल्यूज लाना
और जब हम क्वालिटी से काम करते हैं तो उस चीज का आपको अच्छा रिजल्ट जरूर मिलता है। बच्चे आ गए, चीज़ें ठीक हो गई, सो नाउ था कि अभी हमको एक जंप करना है। जंप करना है तो हमने एक और स्कूल जो था वो हमने सोचा कि अब हम इसको लेंगे। जब नया स्कूल लिया हमने तो हमको उस वक्त लगा था कि बड़ी स्लो ग्रोथ होगी, हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेंगे, बट इट वाज अनइमेजिनेबल कि जैसे ही हमने स्कूल खोला, हमने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दी, हमने कोई पेपर में किसी को नहीं बताया, बट हमने सिर्फ एक बोर्ड लगा दिया उस स्कूल के ऊपर और उसके 10 दिन के अंदर हमारी सारी एडमिशन्स फुल हो गई। तब मुझे ऐसा लगा कि लेक्सिकन एक ब्रांड बन चुका है। Started with one school and with merely 17 children. Today it gives me a lot of pleasure when I see that the institutes are growing. We have a chain of preschools, we have high schools, junior colleges. We started with our hotel management this year. We have our PGDM and our global management institutes. वो बैंक में कितना पैसा है या क्या बैंक बैलेंस है, आज उस बात की खुशी नहीं है। और खुशी इस बात की है जब आज एक बच्चा आपके पास आता है, आपके स्कूल से कॉलेज से पढ़ा हुआ बच्चा आपके पास आता है और आपको ये कहता है कि सर मैं जो आज हूँ वो आपने जो मुझे पढ़ाया, जो शिक्षा आपने मुझे दी, आज उसकी वजह से आज मैं कुछ बन सका हूँ। उससे बड़ा जो अवार्ड है या उससे बड़ा जो रिवॉर्ड है वो किसी के पास हो नहीं सकता, किसी को मिल नहीं सकता, जो आज हमें मिला है। के तालाबों में जल कुंभी एक बड़ी समस्या है, लेकिन यूपी के सीतापुर में एक गांव की महिलाओं ने इस समस्या से निजात पाने का ऐसा समाधान ढूंढा जो दूसरे गांव को रास्ता दिखा रहा है। इलाके की महिलाएं इसी जल कुंभी से कई खूबसूरत चीजें बना रही हैं, जिनकी ब्रांडिंग कुंभी के रूप में हो रही है। इलाके की पहचान बन रहे ये प्रोडक्ट इसलिए भी खास हैं क्योंकि ये जीरो कॉस्ट प्रोडक्ट्स हैं, यानी इन्हें बनाने में कोई लागत नहीं आती। सबके माध्यम से जब हमने ये जलकुंभी के प्रोडक्ट बनाने के लिए सोचा, तो जब भी हम किसी से कोई बात करते थे इसके विषय में कि इससे एक प्रोडक्ट बन सकता है, तो सब लोग यही बोलते थे कि इसको खरीदेगा कौन, ये आएगा, इसको हम बना करके खरीदेगा कौन, इससे कौन सी इनकम होगी। तो कभी कभी तो मायूस होकर के हमें वापस आना पड़ता था। फिर हमने कोशिश जारी रखी कि फिर समूह के माध्यम से हमने समूह में इस चीज को बोलना स्टार्ट किया, बताना स्टार्ट किया। तो समूह में अब 10 व्यक्ति में से अगर 9 व्यक्ति नहीं, 1 व्यक्ति समझता, वही हमारे लिए बहुत था। फिर जब गांव में बेरोजगारी भी बहुत है और अपनी आजीविका चलाने में ही इतनी दिक्कत होती है कि इंसान को फिर कुछ भी करने के लिए वो तैयार रहता है। हमको एक प्लेटफॉर्म मिल गया जलकुंभी का, प्रोडक्ट भी अच्छे बनने लगे। अब हुआ कि एक व्यक्ति को आता है लेकिन वो करेगा कैसे। फिर हमने ये प्रस्ताव अपने समूह में रखा, अपने बीएमएम सर लोगों को बोला, उनके माध्यम से हमने इन लोगों को प्रशिक्षण दिलवाया। और जब प्रशिक्षण दिया गया तो काफी महिलाओं ने रुचि दिखाई, प्रोडक्ट बनने लगे और प्रोडक्ट हमारे सेल भी होने लगे। इन्होंने बहुत ही अच्छा ये हम लोगों को ट्रेनिंग दिलवाई। आरसीटी जन शिक्षण संस्थान सीतापुर जमैयतपुर, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रोजगार निकाला कि हमारे आसपास की गंदगी भी साफ हो गई। और ये जो रोजगार का अवसर है ये बहुत ही अच्छा, घर बैठे ही मिल जाता है। हमारे आसपास ही जलकुंभी मिल जाती, इससे हम लोग अपने ही घर में बैठ के अपने रोजगार और भी औरतों को दे रहे हैं, इसमें रोजगार दे रहे हैं। ये नहीं अपने आप बना रहे हैं, और भी महिलाएं बनाती हैं। और इसमें यह है कहीं जाना भी नहीं है, अपने घर पे बैठ के बनाना है। और ये सबसे बड़ी समस्या थी जलकुंभी की, इसमें जानवर गए तो इसमें डूब के दोबारा निकल नहीं पाते थे। और ये मछलियों के भी लिए मतलब बहुत ज़्यादा ही दिक्कत पड़ती थी। और इसमें ऑक्सीजन मछलियाँ नहीं
नहीं पाते हैं, सांस नहीं ले पाते हैं, तो इसमें जलकुंभी भी साफ हो रही है, हमारा ये प्रोडक्ट बन रहा है, बाहर भी जा रहा है। ये इसमें ये नई चीज़ है, इस जलकुंभी से बना हुआ है। तालाबों से जलकुंभी लाने का काम हमारे घर के जैसे पापा हुए, दादा हुए, वो लोग ला करके देते हैं। उसके बाद में घर पे मम्मी, दादी, दीदी, बुआ लोग जो हैं उनको साफ करती हैं। साफ करने के बाद इसको सुखा लिया जाता है। सुखाने के बाद में इसके हम प्रोडक्ट बनाते हैं। हालांकि मेहनत तो लगती है, हैंडीक्राफ्ट वर्क होता है, तो इसमें बहुत ही मेहनत भी लगती है और काफ़ी सावधानी से भी बनाते हैं कि अच्छा लगे, क्योंकि प्रोडक्ट को बनाना एक कला नहीं है, उसको अच्छा बनाना और भी वो है। जब हम इसके प्रोडक्ट बनाए तो 1-2 बार बनाए तो अच्छा लगा, फिर हमने इसको अपने ब्लॉक स्तर पे रखा, हॉस्पिटलों में जैसे सेमिनार लगा करके वहाँ पे दिखाए, तो ऐसा हुआ कि अभी इसका हमारा सेल होने लगा और इनकम भी आने लगी। इंटरनेट पे देख के ये सब बना लेते हैं, अच्छी अच्छी डिज़ाइनें इंटरनेट पे देखने को मिलती हैं, बना लेते हैं। और ये इसमें हमारे घर में मम्मी हैं, दीदी हैं, सब लोग बनाते हैं। और हम लोग इससे बैग है, घड़ी है, पर्स वगैरह हैं, चप्पलें हैं, ये सब चीज़ें बना लेते हैं इससे, और बहुत अच्छे अच्छे सामान बन जाते हैं। पेन बॉक्स वगैरह सब, बैग वैग सब बनाते हैं हम लोग। तो इससे जब से ये जलकुंभी का प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ है तब से महिलाएं काम करने लगी हैं इस पर। यहाँ हमारा प्रोडक्ट दिल्ली, लखनऊ, यहाँ सीतापुर सब जगह जाता है। इससे महिलाओं को बहुत रोजगार मिला है। अब ये प्रोडक्ट हमारे अमेज़न पर भी उपलब्ध है, हमारे लोकल मार्केट में भी उपलब्ध है, हमारे सीतापुर में भी उपलब्ध है। और ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ सीतापुर जलकुंभी प्रोडक्ट के नाम से ज्यादा मशहूर है। और जिन प्रोडक्टों में जो भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं उसमें हमारे नैमिषारण्य, क्योंकि जो हमारा तीर्थ स्थल है उसका लोगो हमारे प्रोडक्ट पे मिलता है, क्योंकि उसी के माध्यम से हम आज आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये हमको एक ऐसा प्लेस मिला जहाँ पे हमें अपने प्रोडक्ट को ज्यादा प्रसार करने के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ा, और हमारे उसी स्थान पर हमारे इनका थोड़ा प्रचार प्रसार हुआ, तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। और फिर थोड़ा देव स्थल भी है, पर्यटन स्थल भी है, और कहा जाता है कि यहाँ से सृष्टि की शुरुआत हुई थी। तो इन सब चीजों को मान के तो हम तो इसी चीज को मानते हैं। लोहा लोहे को काट सकता है, तो उसी प्रकार से जलकुंभी ऐसे तो ना तो नष्ट होने वाली थी, ना ही हम इसका ज्यादा कुछ उपयोग कर सकते थे, लेकिन हाँ अब एक ऐसा हमारे पास एक हथियार ही समझ लीजिए कि ऐसा मिल गया है कि हम जलकुंभी को अपने प्रोडक्ट बना करके धीरे धीरे जलकुंभी भी खत्म कर लेते हैं, जलकुंभी की भी खपत हो जाती है और हमारी इनकम भी हो जाती है, और हम सजावटी सामान अपने घरों में भी सजाते हैं इन सब चीजों का। कुछ लोग चुनौतियों को देख करके रास्ता बदल देते हैं, तो कुछ लोग चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए रास्ता निकाल लेते हैं। सीतापुर के मिश्रिक ब्लॉक की महिलाओं ने अपने हुनर से ऐसा ही रास्ता निकाला है। हमेशा से बेकार पड़ी जलकुंभी से न सिर्फ वो जीरो कॉस्ट इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रही हैं, बल्कि दूसरी महिलाओं को रोजगार की राह भी दिखा रही हैं। अब मैं आपको भोपाल के एक युवा एंटरप्रेन्योर से मिलवाने जा रही हूं जो सिर्फ 12वीं पास है, लेकिन उनके बिजनेस का टर्नओवर 5 करोड़ के आसपास है। हुसैन सैफी नाम के इस लड़के ने 12 साल की उम्र में सेकेंड हैंड कंप्यूटर पर हाथ चलाना शुरू किया था। 15 साल की उम्र तक
खेल खेल में गेम और म्यूजिक से जुड़ी कुछ वेबसाइट्स बना डाली। फिर एक हादसा हुआ जिसके बाद उसे 25 दिनों तक बेड रेस्ट करना पड़ा। इसी दौरान सैफी ने कोडिंग और ऐप बनाना सीखा और फिर 5,000 रुपये से शुरू की अपनी कंपनी, जो कि आज एक बड़ी डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है। नमस्कार, मेरा नाम हुसैन है। हम लोग भोपाल में एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कंपनी रन करते हैं जिसका नाम है हैकर कर्नल। हम लोगों ने एक हम्बल शुरुआत से आज 70+ इंजीनियर्स की हमारी टीम है जो पूरे विश्व को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे मान लेते हैं कि आपका एक पेपर प्रिंटिंग का बिजनेस है यूएस में, आप साल के $50 मिलियन का बिजनेस करते हैं और आपकी उस $50 मिलियन में से आपकी $45 मिलियन लागत है और उस $45 मिलियन के अंदर आपकी सेल्स, मार्केटिंग सब कुछ आपका खर्चे हैं। अब उसके अंदर आपका $2 मिलियन का वेस्टेज की लागत है, जो आपका वेस्ट होता है, इन्वेंट्री आपकी खराब होती है। ये $2 मिलियन को हम बचाने की कोशिश करेंगे। ERP, CRM के माध्यम से हम ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं जो ये आपको बता सकें, आपकी सेल्स टीम को बता सकें कि ये वाला जो स्टॉक है ये ख़राब होने वाला है या ये डेट के बाद अब यूजेबल नहीं रहेगा, तो आप इनको पहले डिस्काउंट में सेल करें। या अगर आपके पास हम और आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स, ई-कॉमर्स दे सकते हैं जहाँ से आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर ईजिली ऑर्डर प्लेस कर सकें। हम आपके जो मैन पावर है, लेट से आप बोलते हो कि मेरे पास 50 लोग हैं जो मेरी सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन वगैरह करते हैं, तो हम देखेंगे कि कौन से ऐसे मैन पावर हैं जो रिडंडेंट है, जो रिपीटेड काम करते हैं। मान लेते हैं कोई एक मैन पावर जो आपका एक्सेल पे डेटा भरता है, तो हम ऐसी स्क्रिप्ट्स और ऐसे सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो वो रिडंडेंट काम को आपके सॉल्व करे। आपके लिए हम मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं जहाँ से आपके कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर सकें, आप अपनी इन्वेंट्री, आपका स्टॉक, सेल्स, ये सबको मैनेज कर सकते हैं। अभी मेरी उम्र 25 साल है। कोडिंग से मेरी पहचान 12 साल की उम्र में हुई थी, जब मेरे पापा ने मुझे एक सेकेंड हैंड कंप्यूटर लाके दिया था, जिससे मैंने गेम्स खेलना चालू किया। मेरी रुचि गेम्स में बहुत थी, शुरू में मैंने बहुत गेम्स खेले। फिर क्योंकि हर हफ्ते जाके मुझे नया गेम एक खरीद के लाना पड़ता था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक कोई तरीका हो जहाँ से मैं फ्री में गेम्स डाउनलोड कर सकूँ। तो मैंने सोचा एक वेबसाइट बनाई जाए जहाँ पे मेरे पास जितने भी गेम हैं उनको मैं अपलोड कर दूँ और मेरे जैसे जो दूसरे लोग हैं वो उस गेम को डाउनलोड करके खेल सकें। इसकी जद्दोजहद में मैंने वेबसाइट बनाना सीखा। वेबसाइट को बनाने के लिए हमारे स्कूल में एक MS फ्रंट पेज नाम से सॉफ्टवेयर होता था उस टाइम 2007-8 में। वो सॉफ्टवेयर से मैंने एक पहली वेबसाइट बनाई। वेबसाइट तो बन गई, पर उसको अपलोड करना नहीं आया क्योंकि हमें कुछ पता नहीं था कि सर्वर क्या है, कहाँ पे उसको होस्ट करें। फिर धीरे धीरे और मैंने सोचा कि और कुछ सीखा जाए। तो उस टाइम गानों का और वीडियो का बहुत चलन था, स्मार्टफोन्स आए थे लोगों के पास, पर नेट इतना नहीं होता था कि लोग ऑनलाइन, आज जैसे हम यूट्यूब प्ले करते हैं या गाना स्ट्रीम करते हैं, तो वैसा उस ज़माने वो टाइम नहीं था, लोग डाउनलोड करके प्ले करते थे। तो मैंने एक वेबसाइट बनाई जहाँ पर लोग आके म्यूज़िक, वीडियोस, गाने, जो लेटेस्ट बॉलीवुड के सॉन्ग्स होते थे, वीडियोस होते थे, जो भी मूवी के आते थे, वो डाउनलोड कर सके, फ्री में डाउनलोड कर सके। मुझे पता नहीं था कि ये लीगल नहीं है। मैं उसके लिए क्या करता था, मेरे घर के पीछे एक ओपन वाईफाई था, उस वाईफाई में जाकर स्कूल के बाद आके फ़ौरन वाईफाई पे जाता था, जो भी लेटेस्ट गाने, सॉन्ग आते थे उनको डाउनलोड करता था, आता था पीसी पे आके उनको मिक्स किया, उन पे अपनी ब्रांडिंग वगैरह लगाई। मेरी वेबसाइट का नाम फॉर्मेट गुरु था, मैंने वो ब्रांडिंग लगाई और उसको अपलोड करता था। अपलोड करने के बाद वो वेबसाइट अचानक कुछ महीनों में बहुत फेमस हो गई। मेरा पूरा टाइम उस पर जाता था स्कूल के बाद, वो वेबसाइट बहुत फेमस हो गई। फिर एक दिन मेरे सर्वर अचानक चलना बंद कर दिए। मुझे एक मेल आया एक बड़ी म्यूज़िक लेबल से कि भाई आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, प्राइवेसी है ये, हम आपके खिलाफ केस करेंगे, आप अपनी साइट बंद करिए। और मेरे कुछ करने से पहले मेरे सारे सर्वर जुड़ गए और चीज़ें ख़त्म हो गई। फिर उस दिन मुझे समझ में आया कि अगर कुछ इंटरनेट में करना है
तो सही रास्ते से करना है, कुछ गलत काम नहीं करना। जो आज अभी हम कर रहे हैं, ये कभी डिसाइडेड नहीं था कि हमें लोगों के लिए सर्विसेज देनी है या हमें सॉफ्टवेयर लोगों के लिए बनाने हैं। ये बाय एक्सीडेंट हुआ था, ये हमारी डेस्टिनी में लिखा था जो हुआ। हम लोग में शुरुआत ऐसी कुछ हुई, अगर मैं पीछे आपको लेके जाऊं तो मैं पहले सिर्फ मोबाइल वेबसाइट्स वगैरह बनाता था, और मैं पापा को भी, मेरी जब तक शायद 10th या 11th पास हो गई थी, समर वेकेशन चल रही थी, मैं पापा को उनकी शॉप में हेल्प करता था। फिर एक बार मेरे घर पे इंटरनेट इशू हुआ, तो उसके लिए मैं ब्रॉडबैंड कंपनी पे जा रहा था उनसे कंप्लेंट करने के लिए। उस बीच में मेरा हो गया एक बार एक्सीडेंट। उस एक्सीडेंट के अंदर मुझे ऐसी इंजरीज हुई थी कि मुझे लगभग 20 से 25 दिन का रेस्ट करना था घर के अंदर। वो जो रेस्ट का पीरियड था, अब 2 दिन रेस्ट तो कर लिया, उसके बाद चल फिर नहीं सकता, लेकिन कंप्यूटर तो चला सकता हूँ। बेड के पास में कंप्यूटर था, उस कंप्यूटर में बैठा मैंने उस टाइम एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनाना सीखा। वो 20 से 25 दिन के अंदर मैंने एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना सीखा, और मेरे डैड के लिए एक मैंने एप्लीकेशन बनाया जिसका नाम था स्टोर मैनेजर, जहाँ से वो इन्वेंट्री को मैनेज कर सके अपनी दुकान की। वो ऐप मेरे डैड ने तो कभी नहीं चलाया, लेकिन आज भी वो ऐप लाइव है, और वो ऐप के कम से कम 50,000 डाउनलोड्स हैं आज के दिन। वो एक अपडेट उस टाइम डाला था मैंने 2018 में, 2018 या 15 के करीब जो भी था। उसके बाद से वो ऐप लाइव है, और आज भी उसके बहुत यूजर्स हैं, वर्ल्ड वाइड लोग उसको यूज़ करते हैं उस एप्लीकेशन को। जब वो एप्लीकेशन बना ली, और मैंने जब वापस मेरे जो फॉरम्स पे, फेसबुक पे मैं जहाँ पे एक्टिव रहता था, वहाँ पे जब डाली, तो मुझे 2-3 लोगों ने अप्रोच करने लगे कि यार हमारे लिए भी ये बना दो आप, या हमारे लिए भी ये चीज़ बना दो। तो वो वहाँ से फिर एक बार कन्वर्सेशन चालू हुई। उस टाइम मैं उनसे कुछ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पैसे उनसे चार्ज कर सकता हूँ, पर मैंने सिर्फ उनसे उनकी हेल्प करने के लिए उनको कुछ चीज़ें बना के दी। तो हमने इतना एक्स्ट्रा टाइम पुटअप किया है कि हम सुबह से ऑफिस आते थे, ऑफिस की हमने अगर हुआ तो साफ सफाई भी करी, काम भी करा, और रात में सबसे एंड में हम ऑफिस जा रहे हैं, कल सुबह खोलना भी हमें ही है। तो ये जर्नी मैंने और मेरे को फाउंडर्स ने हमने देखी। तो हमने बहुत समय लगाया इसमें। आप अगर बोलोगे कि यार तो हुसैन तुमने एक कंपनी 5 साल में इतनी बड़ी कर दी, लोगों को 10-10 साल लग जाते हैं उनकी वहीं है, तो हमने 5 लोग वो 8 घंटे काम करते हैं फिर चले जाते हैं, हमने दिन में डबल काम किया। तो मेरा आप देखो तो 5 ही साल का है, लेकिन हमारी जो एफर्ट है, क्यूमुलेटिव एफर्ट, वो 10 साल का है। मेरी उम्र उस टाइम होगी 18-19 की, मेरे को फाउंडर ऋतिक की, उसकी भी उम्र उसके आसपास 19 तक की होगी, 18 की होगी। यश हमारे में सबसे छोटा था, तो उसकी 17-18 साल की उम्र होगी। हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली, हमें पता चला कि एक कंपनी है भोपाल में, नाम नहीं बताऊंगा मैं, वो कंपनी आपको उसको एक एप्लीकेशन और वेबसाइट बनाई जहाँ से वो उसके प्रोडक्ट ऑनलाइन लोगों तक बेच सके। हम लोग उसके पास गए, हमने मीटिंग एक सेट करी कि भाई हमारी ऐसी ऐसी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम आपको सर्विसेज दे सकते हैं। हम लोग उसके पास पहुंचे, तो सबसे पहले तो वो देख के हमें शॉक हो गया कि यार ये कौन बच्चे आ गए हमारे पास, और उसको ट्रस्ट नहीं आया कि ये लोग हम पे जो चीज़ उसको चाहिए है वो डिलीवर कर सकते हैं। हमने बड़ी देर तक उससे बात करी, उसको कन्विंस करने की कोशिश करी कि भाई हम आपको जो चाहिए वो डिलीवर कर सकते हैं। हमारी भी एज कम थी, तो हमारी भी मैच्योरिटी थोड़ी सी कम थी कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो दूसरा बंदा मुझे इंटरप्ट करके बोल रहा है, और दूसरा बात कर रहा है तो मैं उसको इंटरप्ट करके बोल रहा हूँ। तो इस टाइप की चीज़ें हमने करी, पर वो बंदा भी समझ गया कि हाँ यार ये लोग इतने मैच्योर नहीं है, तो वो प्रोजेक्ट तो हमें नहीं मिला। लेकिन फिर हमने भी उससे बहुत कुछ चीज़ें सीखी कि यार हमें जो एक वे प्रेजेंट करना है, वो ऐसा प्रेजेंट करना है कि भाई लोग को लगे कि हाँ यार ये लोग क्रेडिबल हैं, और ये क्रेडिबिलिटी से मेरा काम फिनिश करेंगे। अभी हमारा जो करंट साइज है 70 से 75 लोगों की हमारी टीम है, क्लोज टू 5 CR का हमारा रेवेन्यू हम इस साल टच करेंगे। अभी हमारा टारगेट ये है कि हम विद इन 5 to 10 ईयर्स IPO पे जाएं। IPO पे जाने के लिए हमें मिनिमम मेन बोर्ड पे जाने के लिए 50 CR का टर्नओवर चाहिए हमें। तो हमारा टारगेट अभी यही है कि हम विद इन फ्यू ईयर्स हम उसको अचीव कर सकें। तो IPO पे जाना एक सबसे मेन टारगेट है। 5,000 रुपए से शुरू हुई कंपनी 5 साल में 5 करोड़ की हो चुकी है। आने वाले 5 सालों में हुसैन इसे 50 करोड़ की कंपनी बनाने का दावा करते हैं। हुसैन
12वीं पास हैं, कभी कॉलेज नहीं गए। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज ना भेजें, अच्छी शिक्षा ना दें, लेकिन ये अपील जरूर करते हैं कि उन्हें उनके मन का करने दें, खुले आसमान में उड़ने दें। वो गिरेंगे, ठोकरें खाएंगे, लेकिन अगर सफल हुए तो ना सिर्फ अपना बल्कि हुसैन की तरह अपने माता पिता का नाम भी जरूर रोशन करेंगे।